नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दे, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है और बैठक में 34 एजेंडे पर मुहर लगी है। खेल विश्वविद्यालय में 244 पदों पर बहाली होगी। बिहार पशु चिकित्सा सेवा में भी बहाली होगी। 2159 पद पर बहाली को मंजूरी मिल चुकी है। जमुई में डिग्री कॉलेज में भी बहाली होगी और कॉलेज में 526 पदों का सृजन। बीएसए अधिकारी विजय कुमार बर्खास्त। दिव्यांगों को नौकरी में आरक्षण। सरकारी सेवा में 4% 37 आरक्षण। इसके अलावा सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर पर फैसला हो चुका है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर ही ये मंदिर बनेगा। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग संशोधन नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को लेकर 129 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बताएं जो अहम फैसले हुए। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा जमीन सर्वे को लेकर बिहार भू अर्जन संशोधन नियम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वैशाली में बाबा गणिनाथ मेला को सरकार ने मंजूरी दे दी है। राजकीय मेला का दर्जा मिला है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये नीतीश कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले हुए हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और सरकार का लगातार बहाली पर फोकस है। और देखिए कॉलेज में आपको बता दें कि 500 से ज्यादा पदों पर बहाली का फैसला हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम पर 129 करोड़ खर्चे जाएंगे। दिव्यांगों को नौकरी में आरक्षण मिले, ये तमाम फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस कैबिनेट के फैसलों में जिन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और चलिए भागलपुर से आपको बड़ी खबर दे दे। टीएमबीयू के दीक्षांत समारोह में हंगामा हो गया। एक छात्र ने मंच पर पर्चा फेंक दिया। राज्यपाल के सामने ये पर्चा फेंका गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और छात्रों की समस्या को लेकर ये युवक विरोध कर रहा था और उसी दौरान आपको बता दें कि मंच पर इसने पर्चा फेंका लेकिन हिरासत में लिया गया। दरअसल राज्यपाल के सामने इसने पर्चा फेंका, नियम का उल्लंघन किया, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की। और बताया जा रहा है कि छात्रों की समस्या को लेकर ये बेहद नाराज था, जिसकी वजह से इसने मंच की तरफ पर्चा उछाल दिया। नारेबाजी की आप आवाज सुन सकते हैं। युवक बेहद नाराज था। उसका कहना है कि छात्रों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी बात को लेकर उसकी नाराजगी थी। दीक्षांत समारोह चल रहा था, राज्यपाल मंच पर थे। युवक को गुस्सा आता है, पर्चा मंच पर फेंकता है और उसके बाद वहां पर स्थिति क्या बनती है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, उसे समझाया गया। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पट्टिया में। यही बैठे हुए अध्यक्ष थे हमारे पार्टी। और बात गुरुवार की करते हैं। देखिए गुरुवार को मधुबनी में मौका था पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ मंच पर थे और वो भी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि उनसे गड़बड़ी हो गई थी, कि वो आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसका भरोसा भी उन्होंने दिया। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि बीच में उनकी ही पार्टी के लोगों ने गड़बड़ कर दिया और वो यही बैठे हुए हैं। देखिए कैसे नीतीश कुमार ने तब के पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए एनडीए से अलग होने में उनकी भूमिका पर सवाल उठा दिए। तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला। यही बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे। ये तो साथी थे
खूब पढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो नीतीश के इस बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, नीतीश कुमार ने 2 बार एनडीए से अलग होने के पीछे की कहानी बता दी है। तो इशारों में उन्होंने इस बार लल्लन सिंह की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए और इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कभी न कभी निकल ही जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी की सभा में ही पुरानी बात कहकर उस वक्त की परिस्थितियों से अवगत कराया। उनका बड़प्पन ही कहा जाएगा। तब के जदयू के अध्यक्ष रहे राजीव रंजन सिंह की ओर भी इनका इशारा रहा। बाद में भूल सुधारी और आज एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। राजद और कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तब की राजनीतिक परिस्थितियों को ही जिम्मेवार ठहराया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कब जाता है लोग, जब उनका कुछ पकड़ा जाता है या कुछ पाप धोना होता है, और पाप धोने के लिए कुछ व्यक्ति तो चाहिए ना, तो वही लोग हैं। ललन जी का जो नाम ले रहे हैं या किसी नेता का भी नाम ले रहे हैं, वो लोग क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। ये तो सर्वविदित है ना। आपके पार्टी के सांसद ने जिस तरह का वक्तव्य वक्फ संशोधन विधेयक में दिया, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है। और आप बार बार प्रधानमंत्री जी के सामने इधर उधर नहीं जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लिए अमित शाह जी ने सारी बिसातें बिछा दी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता की अदालत में किए गए वायदे निश्चय के माध्यम से पूरा करते हैं। साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे राजनेता हैं जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पटना के गांधी मैदान में घोषणा करते हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। तो जो राजनीतिक गठबंधन 7 निश्चय पार्ट 2 में बना, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल था, उसने जब राजनीति को व्यवसाय बनाने की खतरनाक कोशिश की तो नीतीश कुमार जी ने पूरे डंके की चोट पर कहा कि यह गलत हुआ, हमारा गलत गठबंधन था, अब ऐसा गठबंधन नहीं करेंगे। कि ये नैतिक बल वाला ही राजनेता कर सकता है। हर कोई जानता है कि सभी पार्टियों में कुछ खास नेता होते हैं जो रणनीतियां बनाते हैं, और ललन सिंह जी जनता दल यूनाइटेड के उन शीर्षस्थ नेताओं में हैं जिनके इशारे पर जनता दल यूनाइटेड की रणनीतियां बनती हैं और वो आगे अमली जामा पहनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्नेहवश उनका नाम लिया, तो ये कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक बहस का विषय है। ये नोन चीज है, ये सब कोई जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में बाबू ललन सिंह की क्या भूमिका है। और वहीं बिहार विधानसभा के महासंग्राम में एनडीए से 2-2 हाथ करने के लिए तेजस्वी और राहुल की सेना ने कमर कस ली है। लगातार चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है और जनता के बीच जाने के लिए टीम तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल पटना में कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे। बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 21 सदस्यों का नाम तय किया गया। लेकिन इन सब के अलग जिन सवालों को लेकर महागठबंधन की राजनीति पर सबकी नजर टिकी है, वो है कि महागठबंधन से 2025 की बारात का दूल्हा कौन होगा। क्या तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे? इस सवाल का जवाब जितना भी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मामला उतना उलझता और पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरजेडी ने पहले से ही तेजस्वी भव बिहार का नारा दे रखा है। लेकिन सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की किचकिच हो रही है। फिर भी कल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा इशारा किया। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद में होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। तो तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा कि वो ही महागठबंधन से सीएम उम्मीदवार होंगे, जो समझने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिस पर बिहार में सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। आपको रिएक्शन सुनवाते हैं। हमें तो समझ में नहीं आता, आप समझदार हैं या कांग्रेस बेवकूफ है। आप इशारा में बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी खुल के बोल रहे हैं कि महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद जिसको जितना संख्या आएगी उस हिसाब से तय किए जाएंगे। बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। यहाँ
मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। आप और आपका परिवार मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी हालत में एलिजिबल नहीं है। आपके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है। जनता तो छोड़िए, आपके अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस ने भी आपको यह स्पष्ट कर दिया है, भाई वो भ्रष्टाचार के युवराज का बैगेज अब नहीं ढोना चाहते हैं। देखिए, बिहार में आरजेडी बड़ा दल है और जो बड़ा दल होता है उसकी अपेक्षाएं रहती हैं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार उसका हो, और लाजमी सी बात है कि महागठबंधन जो है उसमें जितनी भी पार्टियां हैं उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मान्यवर तेजस्वी यादव जी बने हैं, और धीरे धीरे सीएम फेस का चेहरा भी सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और इतनी जल्दी भी क्या है। इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, न कोई शक न शंका। श्री तेजस्वी यादव जी 2020 में भी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मुख्यमंत्री का चेहरा आज भी हैं और कल भी रहेंगे। महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। इसमें जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे दें। बिहार चुनाव को लेकर एक्शन में एनडीए दिखाई दे रहा है। मंत्रियों को नए सिरे से जिलों का प्रभार सौंपा गया है। ये नाम भी आपको बता देते हैं कि किसको क्या जिम्मा मिला है। देखिए, सम्राट चौधरी को पटना का जिम्मा दिया गया, विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का जिम्मा सौंपा गया है और विजय चौधरी को पूर्णिया नालंदा का जिम्मा दिया गया। इसके अलावा आपको बताएं, श्रवण कुमार को समस्तीपुर मधेपुरा, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी जहानाबाद, लेशी सिंह को मधुबनी का जिम्मा दिया गया, संजय सरावगी को बेगूसराय का जिम्मा सौंपा गया है। एनडीए की तैयारी और उसके मद्देनजर जो ये फैसला हुआ है कि कौन कहां पर एक्टिव होगा, कौन कहां का जिम्मा संभालेगा, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और पटना का जिम्मा आपको बताएं, सम्राट चौधरी को मिला है। विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर देखेंगे, विजय चौधरी को पूर्णिया नालंदा का जिम्मा दिया गया, श्रवण कुमार को समस्तीपुर मधेपुरा, अशोक चौधरी को सीतामढ़ी जहानाबाद, जबकि लेशी सिंह को मधुबनी, संजय सरावगी को बेगूसराय का जिम्मा सौंपा है पार्टी ने। बिहार चुनाव को लेकर लगातार एनडीए एक्शन में है। लिस्ट जारी की जा चुकी है, मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में थे और कल पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है, जिस पर विपक्ष निशाना साध रहा है। और ऐसे में विपक्ष के नेताओं को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बरसाती मेढक बता दिया है और उन पर पलटवार किया है। बड़े पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आए थे। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार बिहार की जनता का है, ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। और अब बात होगी शिकंजे में नीट का गुनाहगार। जी हां, 2024 में हुए नीट पेपर लीक कांड का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया गिरफ्तार किया जा चुका है। ईओयू की टीम ने दानापुर में ही एक फ्लैट से उसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे। देखिए, मुखिया के यहां छिपे होने की पुलिस को खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इसके बाद ईओयू की टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी हाल में संजीव मुखिया पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। आपको साथ ही ये भी बताएं कि संजीव मुखिया मूल रूप से नगर नौसा का रहने वाला है और सॉल्वर गैंग का पुराना मास्टरमाइंड ये बताया जाता है। इससे पहले वो कई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक करा चुका है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव भी शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में फिलहाल जेल में बंद है और ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत अहम गिरफ्तारी है। कई कड़ियां इससे खुल सकती हैं।
तो 9 सॉल्वर ने मिलकर प्रश्नों के हल निकाले थे और ये सभी सॉल्वर एमबीबीएस के छात्र थे। नीट पेपर लीक का ये जो मामला है वो आपको समझा रहे हैं। देखिए, पेपर लीक में शामिल 144 उम्मीदवारों की पहचान की गई और संजीव मुखिया जो कि फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी अब की गई है। सीबीआई सरकार ने इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया है और ये नीट केस का प्राइम एक्यूज था। इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन पेपर लीक में वांटेड था। बहुत दिन से पुलिस को इनकी तलाश थी और इनकी गिरफ्तारी पटना जिला से हुई है। पटना में सर कहा जा रहा है कि दानापुर के इलाके में ये छिप करके किसी अपार्टमेंट में रह रहा था। अपार्टमेंट में रह नहीं रहा था, कल इसके आने की सूचना मिली थी। उसी का सत्यापन करने हमारी टीम गई थी और फिर उसको कुछ और साक्ष्य आगे मिले और उसी पर जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन और छापामारी किया तो उसमें इसी गिरफ्तारी हुई। ये दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ के आसपास का जो क्षेत्र है जहां रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में एक अपार्टमेंट है। और चलिए इस मामले में आपको कुछ अहम जानकारी दे देते हैं। देखिए, नालंदा का रहने वाला है संजीव कुमार सिंह उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया। कई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाने में इसकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। नीट के साथ सिपाही परीक्षा के पेपर लीक में भी शामिल रहा। शिक्षक बहाली परीक्षा 2024 के पेपर लीक में भी इसका नाम आया था और आपको बताएं कि इसके ऊपर 4 मामले पहले से दर्ज है। संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम भी घोषित है। 2016 में उत्तराखंड में गिरफ्तार किया गया था। इससे सबूतों के अभाव में ये बरी भी हो गया था। नीट पेपर लीक में नाम आने के बाद से लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कई राज्यों और नेपाल तक पुलिस इसको लेकर पूरी कड़ियों को खंगाल चुकी थी और अब जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ये एक बहुत अहम गिरफ्तारी है नीट पेपर लीक मामले में, क्योंकि कई राज्यों तक पुलिस पहुंची थी लेकिन पुलिस के हाथ सफलता अब जाकर लगी है। और आपको बताएं कि ज्वाइनिंग में देरी से बीपीएससी से परेशान टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थियों की नाराजगी बढ़ने लगी है और ऐसे में हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद भी ये लोग प्रदर्शन को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर हाथ में, लेकिन उन्हें अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में आज प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किस काम का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जब लेटर मिलने के 1.5 महीने के बाद भी अब तक स्कूल आवंटन और योगदान नहीं करवाया गया है। देखिए, इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है। 1.5 महीने बाद भी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है और सभी अभ्यर्थी अब सीधे पहुंच गए हैं पटना के गांधी मैदान और गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास देख सकते हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर नाराज हैं क्योंकि एक टाइम फ्रेम सेट किया गया था लेकिन वो फेल हो गया है। अब छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में सभी आंदोलन कर रहे हैं। बहुत दुखद है कि नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद, वो भी सीएम के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है शिक्षकों को। ये अब शिक्षक अभ्यर्थी इनको नहीं कह सकते, अब ये शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को स्कूल में ज्वाइन कराया जाए। अभी शादी ब्याह का भी समय चल रहा है और बहुत लड़की लड़का व्यथित है कि उनके यहाँ लड़के वाले आ रहे हैं तो लड़की को दिक्कत हो रहा है। कह रहे हैं कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी तो हो सकता है, स्कूल में हम चेक करेंगे कि भाई किस स्कूल में ये पढ़ा रही है। लड़के वाले के साथ भी यही दिक्कत है, लड़की वाले जब आते हैं तो वो कहते हैं हम स्कूल में चेक करेंगे। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं तो 5 मई को हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। पूरे बिहार से यहाँ अभ्यर्थी, बच्ची छोटी उसको छोड़ के आए हैं गर्मी में इतना। तो टीचर बन गई है ना, अब बन गए हैं, मगर जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तो फायदा क्या वैसा बनने का। क्या लग रहा है देरी क्यों हो रही है? तो सरकार ही बताएगी क्या क्यों हो रही है देरी। टीआरई 1-2 में इतना जल्दी हो गया, हम लोग वेट कर। नगमी बानो जी, आप कहाँ से आई है? पटना से आए। पटना से आई है। फिर हमारी प्रॉब्लम ये है कि मेरी छोटी सी बेटी है, हम एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। रीजन ये है कि अगर यहाँ एडमिशन कराते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट हमको कहीं और मिला है, फिर वहाँ एडमिशन कराएंगे। मतलब जहाँ रहेंगी वहीं बच्ची को रखना चाहती हैं? बिल्कुल वहीं पढ़ाएंगे ना सर। तो यहाँ भी 30,000 दे, आपको भी पता है कितना पैसे है, वहाँ भी 30,000 दे, हो नहीं पा रहे बच्चे मेरे, पढ़ नहीं पा रहे, घर में बैठे हुए हैं। बताइए, सरकार से मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक है, हम लोग नहीं चाहेंगे कि रोड पे उतरे। परेशानी ये है सर, अभी तक ज्वाइन नहीं दिया गया है। अभी मोहल्ले में इतनी हंसी हो रही है सर। अभी परसों ही लगन आया था
और सर उस लड़की का वह हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्होंने 4-5 बार मेरे से सवाल कर लिया कि आपका लड़का किस विद्यालय में पढ़ाता है। मैं उनको क्या जवाब दूं? लेटर दिखा दिया ना, ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ऐसा तो कोई भी लेटर बना देगा। इस लेटर से कहाँ से प्रूफ करें हम? हमारी बच्ची अभी रीएडमिशन नहीं ले पा रहे, एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं। अगर नहीं मानेंगे सरकार तो सारे बच्चे अपने फैमिली बच्चे सारे को लेके आएंगे, क्योंकि इसी से खाना पीना सब कुछ चलना है। क्या नाम हुआ आपका? शीला कुमारी, रांची से आई हुई है 2 बच्चे के साथ। कल की खुशी आज की आक्रोश बन चुकी है और यही वजह है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उस औपबंधिक नियुक्ति पत्र के सहारे कब तक रहेंगे, ये सवाल अब सरकार से पूछ रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से अब अभ्यर्थी जो है गुहार लगा रहे हैं, साथ ही शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से कि अब ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आखिर ज्वाइनिंग में देरी क्यों कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर जमुई से, जहां एक सरकारी स्कूल में चावल चोरी करके बेचने का अनोखा मामला सामने आया है। सोनो थाना क्षेत्र में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चानन टांड का ये मामला बताया जा रहा है और प्रभारी प्रधानाध्यापक नंदन दास पर ही एमजीएम का चावल चोरी करने का आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी ठेला पर चावल की बोरी डालकर उसे खपवाने की फिराक में था, तभी ग्रामीणों ने उसे देख लिया और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद ठेला चालक चावल की बोरी उतारकर फरार हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अब पूरे मामले को खंगाल रही है। देखो चावल निकल रहा है, तब तक अकूफ मियाँ बोल के ठेला वाला है, तो वही एक ठेला पर एक बस्ता चावल बोझा हुआ था, यही ने उसको आवाज़ दिया है कि अरे अकू क्या कर रहा रे। तब तक इसको पास में जाकर बोला कि कुछ मेंटेनेंस कर लीजिए ना। हम उसमें कोई बात नहीं बोले, बोला मैं कम कर लो ना। बोला क्या मेंटेन कर लेंगे, बस इतने मुँह बस्ता पटक कर भागते चला गया। अगली बड़ी खबर मोतिहारी से आपको दे दे, जहां पुलिस की गश्ती गाड़ी के एक्सीडेंट होने की खबर मिल रही है। गश्ती के दौरान गाड़ी पलट गई, हादसे में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पकड़ी दयाल में गश्ती के समय यह हादसा हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की गश्ती चल रही थी और उसी वक्त उनकी गाड़ी पलट गई, जिसकी वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हादसे में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। पकड़ी दयाल में गश्ती के समय यह हादसा हुआ है। और अगली बड़ी खबर रक्सौल से, जहां अमेरिकी नागरिक अटाना बैन गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में ये रह रहा था। इमिग्रेशन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार विदेशी से लगातार पूछताछ हो रही है। वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन ये अवैध तरीके से भारत में रह रहा था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। इमिग्रेशन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, इमिग्रेशन की टीम ने ये कार्रवाई की है। अब पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुका हुआ है ये नागरिक और इसकी गिरफ्तारी करने के बाद अब इससे जानकारी जुटाई जा रही है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।